जब मैं जहाँ की प्रकृति से मिले जब मैं जहाँ की प्रकृति से मिली, हर किसी और से मिलने की चाह ना रही। प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनाती है। जितना आप प्रकृति को ओर जाएंगे उतना ही आपकी ओर आएगी। हवाओं के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह बहना सीखो। अब नहीं बोल पाओगे यहाँ की शाम, अब ना भूल पाओगे जहाँ की शाम। ये है मुजरोमा, ये है मिजोरम। कुछ इस तरह से मिजोरम का हुआ, वहाँ हर पल में मेरी रूह को छुआ। अब खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति को करीब देखते हैं। आत्मा की शांति के लिए प्रकृति ही एक मात्र जगह है। प्रकृति को धुन सुनते हो, प्रकृति की जो धुन सुनती है वो सबसे सुरीली होती है। जंगली इंसानों के लिए धरती पर स्वर्ग है। प्रकृति के पास आपके सारे सवालों के जवाब है। हर प्रकार के लोगों को सुख देने की शक्ति केवल प्रकृति के पास है। प्रकृति ज्ञान का समुद्र है। खुद को बदलो, प्रकृति को नहीं। प्रकृति का करो सामना, ये है हम सबकी जान। प्रकृति कुछ बोलती नहीं लेकिन अलग एहसास दे जाती है। जब सफेद चादर से लिपटी ये धरती, जब सफेद चादर से लिपटी ये धरती और नीले आसमान, तो दोनों लगते हैं एक समान। कुछ तो बात है इन हवाओं में, कुछ तो बात है इन हवाओं में, वरना 7 इंच इन्हें पंछियों का ना मिलता। अरुणाचल की वादियों, धान की कारियां, बहकती फिजा, मुस्कुराती गलियां। जहाँ खुशबू है वादियों में, जहाँ खुशबू है लोगों के किरदारों में। ये हंसी वादियाँ, ये खुशनुमा सफा, ये ठंडी हवा, ये झुका आसमां। जैसे बर्फ पहाड़ों को ढक लेती है, जैसे बर्फ पहाड़ों को ढक लेती है, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये प्रकृति की सब चीज़ों का कुछ न कुछ अद्भुत है। इतने साथी है इन हवाओं में, इतने साथी है इन हवाओं में। देखो फिजाओं में बरस रही है। हाँ फिजाओं में कहीं गुम हो गए, हम फिजाओं में कहीं गुम हो गए। जब से हम मिजोरम की फिजाओं की आदत हो गई। हमारे चारों ओर हम जो प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वह प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसे सांस लेने के लिए वायु, ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपनी और अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। समय हमें चेता रहा है कि यदि हमने अभी विषय पर ठोस कदम नहीं उठाए और वह दिन नहीं जब धरती पर जीवन संभव ना हो पाए। प्रकृति ने हमें जितना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस धरती पर जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं, लेकिन इस प्रकृति के बिना जहाँ जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। धरती पर हर स्थान पर प्रकृति जैसी नहीं है। स्थान के अनुसार प्रकृति अपना रूप रंग बदल लेती है और इस स्थान के अनुसार हमें संस्थान उपलब्ध कराती है।
संसाधन उपलब्ध कराती है, साथ ही हमारे मन और हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब उसके महत्व को जानते हुए उनका सम्मान करें और इसे अपने स्वार्थ के लिए उजाड़े नहीं। जैसे मनुष्य की संतानें भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सके और उसका लाभ उठा सके, अन्यथा एक दिन व्यय होगा जब इस प्रकृति के सौंदर्य को लोग कंप्यूटर पर ही देखकर महसूस कर पाएंगे। इस प्रकृति में तब तक संतुलन है, तभी तक हमारे जीवन भी संतुलित है। जहाँ इस प्रकृति का संतुलन खराब हुआ, वही हमारे जीवन का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। ये धरती जो हमें इतनी सुंदर लगती है, इस प्रकृति के कारण अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ ना हो। एक छोटे से शब्द प्रकृति में कितना कुछ समाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। नदियाँ, प्रकृति के अंदर बाजू, पानी, मिट्टी, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समुद्र, जंगल, पहाड़, खनिज आदि और ना जाने कितने प्राकृतिक संसाधन आते हैं। इन सभी से हमें सांस लेने के लिए, शुद्ध हवा पीने के लिए, पानी, भोजन आदि का जीवन के लिए नितांत है। आवश्यक होता है, प्रकृति से हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है। बसंत देखकर दिल खुश हो जाता है। सावन में रिमझिम बरसात मन को मोह लेती है। इंद्रधनुष हमारे अंतरिंग में रंगीन सपने सजाता है। प्रकृति हमारे शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख भी देती है, पर हमारे पास प्रकृति को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यदि कुछ है तो वह सिर्फ इतना कि हम इसका संरक्षण कर सके। सूर्य की पहली किरण से लेकर चांद की चांदनी तक खुले मैदानों में, बघियालों से लेकर जंगल और पहाड़ों तक, नदी के कलकल मधुर संगीत से लेकर समुंदर से उठती लहरें, पेड़ और बैठी चिड़ियों की चड़चड़ाहट, जो भी हमारे आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, हमें सबका अनुभव करना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें इसके महत्व का बोध नहीं होगा, तब तक हम इसके सौंदर्य की सराहना करना नहीं सीखेंगे। तब तक हमारे जीवन का महत्व विशेष नहीं हो सकता। किसी चित्रकार, कवि, लेखक और कलाकारों के भाव से तभी जागृत होते हैं जब वह प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में कल्पना करता है, तभी वह उसे कागज पर उतारता है। इसके बिना तो जीवन में रंग ही नहीं। जब इंसान मशीनी जीवन जीते जीते उब जाता है,
तो प्रकृति की गोद में जाकर सुकून की सांस लेता है। आजकल के युग में मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है और वस्तुएं खरीदते समय की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है। वस्तुएं खरीदते समय वह भी प्राकृतिक वस्तुओं या प्राकृतिक तत्वों से बनी वस्तुओं को ही महत्व देता है। जब हम प्राकृतिक उत्पादनों को इतना महत्व देते हैं तो प्राकृतिक को क्यों नहीं? आखिर ये सब वस्तुएं तभी तक उपलब्ध है जब तक ये प्रकृति है। हम प्रकृति से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी अपनी कीमत पर। जिस रफ्तार से हम पेड़ काटकर वनों को कम करके उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, उतनी रफ्तार से पौधों का रोपण नहीं हो रहा है। हमें पीने के लिए स्वस्थ जल चाहिए, लेकिन कारखानों का जहरीला पानी, हवा, नदियों और बहती हुई खानों के लिए हमें रसायन मुक्त फल, फूल और भोजन चाहिए, लेकिन रसायनों का प्रयोग बंद नहीं करते। यदि ऐसा ही हो रहा हो तो दिखावे मात्र प्रयास करने से प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा व्यवहार हम प्रकृति के साथ करेंगे, वैसा ही वह हमारे साथ करेगी। बेमौसमी बरसात, बाढ़, सूखा मौसम, पर्यावरण, भूख स्थल, सूखते जंगल, बंजर भूमि और इन सब परिणामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यदि ऐसा ही हो रहा है तो दिन प्रतिदिन ये प्रकृति धीरे धीरे लुप्त होती है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रकृति के संतुलन बिगाड़े बगैर ही इसका लाभ उठा सकें, अन्यथा इसे स्वस्थ रखें। बिना स्वस्थ और स्वस्थ के जीवन आशा करना बेकार है। जब आपको प्रकृति का मनुष्य क्या है, रिलेशन क्या है, ये पता ही होगा। और आज आपसे प्रकृति मनुष्य का एक अलग ही रिलेशनशिप है। जी हाँ, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर है। पांच चीजें जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा, पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति का एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है, हमारी सबसे बड़ी गुरु। जी हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो कुछ थोड़ा ध्यान देने का। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित हैं। इन सब के अलावा प्रकृति हमें कुछ ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट में तो बहुत लंबी हो सकती है, पर ये 5 चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो प्रकृति हमें सिखाती है। पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हमें बहुत कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा कुछ खो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास कुछ नहीं। तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या से। सोचिए, आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलता, पर जरा सोचिए
कि पतझड़ के समय पेड़ में एक भी पत्ता या एक भी पत्ती, एक भी फूल नहीं बचता। तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और नए बहार की आशा में खड़ा रहता है कि बहुत जल्द उस पर नई पत्तियां आएंगी, बहुत जल्द वो भी फले फूलेगा। और सच में एक दिन उस पेड़ पर हरी हरी पत्तियां उगना शुरू हो जाती हैं, उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। ये प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ये आता है तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अंततः हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और जी विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। तो दूसरा, कमल कीचड़ में ही रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। जैसे कि ये बात सब जानते हैं कि यही बात मुझे बुराई में बीच में रहकर अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता, उसी प्रकार चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हो, पर उसे अपना अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार कमल में खिलकर कीचड़, जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल का फूल खिलता है, वो अपनी अलग ही पहचान दिखाता है। उसी प्रकार बुराइयों में रहकर अच्छा करोगे तो उस कमल की बातें अच्छा ही दिखोगे। नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी पानी में बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर ही होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम का प्रभाव बड़े से छोटे ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञान बन या बड़ा बताने की जरूरत नहीं है और इसके कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा हमें ही प्रेम का बहाव दिखाकर कुछ बढ़ना नहीं आएगा। ऊंचे पर्वतों में आवाज परिवर्तन। जब कोई पर्वत ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है, वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विकार ने इस घटना को इको कहा है। यही नियम है कि हमारे जीवन में लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं, वो ही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो ही वापस हमें मिलेगा। अतः आप ये व्यवहार करें कि याद रखें कि वो लौट कर आपको ही मिलता है। छोटे पौधों का अपेक्षा विशाल पेड़ों को तैयार होने से ज़्यादा समय लगता है। जिस तरह पेड़ को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे मान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वालों के बाद में पछतावा ही मिलता है। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की आवश्यकता भी होती है।
5 चीजें जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा, पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति का एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है, हमारी सबसे बड़ी गुरु। जी हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो कुछ थोड़ा ध्यान देने का। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित है। इन सब के अलावा प्रकृति हमें कुछ ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट में तो बहुत लंबी हो सकती है, पर ये 5 चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो प्रकृति हमें सीख सिखाती है। पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हमें बहुत कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा कुछ खो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास कुछ नहीं। तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या से। सोचिए, आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलता, पर जरा सोचिए कि पतझड़ के समय पेड़ में एक भी पत्ता, जहाँ एक भी पत्ती, एक भी फूल नहीं बचता। तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और नए बहार की आशा में खड़ा रहता है कि बहुत जल्द उस पर नई पत्तियां आएंगी, बहुत जल्द वो भी फले फूलेगा। और सच में एक दिन उस पेड़ पर हरी हरी पत्तियां उगना शुरू हो जाती हैं, उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। ये प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ये आता है तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अंत हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। तो दूसरा, कमल कीचड़ में ही रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। जैसे कि ये बात सब जानते हैं कि यही बात मुझे बुराई में बीच में रहकर अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता, उसी प्रकार चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां हो, पर उसे अपना अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार कमल में खिलकर जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कमल का फूल खिलता है, वो अपनी अलग ही पहचान दिखाता है। उसी प्रकार बुराइयों में रहकर अच्छा करोगे तो उस कमल की बातें अच्छा ही दिखोगे। नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी पानी में बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर ही होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम का प्रभाव बड़े से छोटे ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञान जो बड़ा बताने की जरूरत नहीं है और इसके कोई भी फायदा नहीं। उल्टा हमें प्रेम का भाव गाकर कुछ बढ़ना नहीं आएगा। ऊंचे पर्वतों में आवाज परिवर्तन। जब कोई पर्वत ऊंची चोटी से जोर से
आवाज लगाता है वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विकार ने इस घटना को इको कहा है। यही नियम है कि हमारे जीवन में लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वो ही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो ही वापस हमें मिलेगा। हाँ, तो आप ये व्यवहार करें कि याद रखें कि वो लौट कर आपको ही मिलता है। छोटे पौधों का अपेक्षा विशाल पेड़ों को तैयार होने से ज्यादा समय लगता है। जिस तरह पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है उसी तरह हमारे मान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वालों के बाद में पछतावा ही मिलता है। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की आवश्यकता भी होती है। हम सब प्रकृति का हिस्सा है तथा जो कुछ हमें मिलता है अथवा हम पाते हैं वही इसी प्रकृति का हिस्सा है। स्वयं को सम्मिलित करते हुए हमारे आसपास पेड़ पौधे, पर्वत, जंगल, जीव जंतुओं से भी संजीव तथा निर्जीव वस्तुएं देखने को आती है। वे सब प्रकृति का हिस्सा है। मनुष्य के जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब प्रकृति से ही सीखते हैं व अर्जित करते हैं। इस लिहाज से नेचर हमारे लिए शिक्षक की भूमिका निभाता है। वे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, ज्ञान प्रदान करती है तथा जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए ज्ञान से भी प्रदान करती है। जो लोग शहरों अथवा नगरों में निवास करते हैं वे प्रकृति से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। भारत के गांव में रहने वाला जनजीवन प्रकृति की सुंदरता तथा प्रकृति और मानव संबंधों की अच्छी तरह समझ सकता है। हम जो कुछ सीखते हैं उसकी प्रेरणा हमें प्रकृति ही देती है। उदाहरण के लिए जब हवाई जहाज नहीं थे तो मानव पक्षियों को उड़ते देखकर उसके मन में उड़ने की इच्छा जगी और पक्षी के आकाश के हवाई जहाज का निर्माण उस प्रेरणा का एक आविष्कार के रूप में परिणत किया। मगर उससे पहले जो कई लोगों का प्रेरणा थी कि रामायण की चित्र में इस तरह के पुष्प विमान का उल्लेख मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि हम जो कुछ सीखते हैं अथवा बनाते हैं उसकी प्रेरणा हमें ज्ञान से हमें प्रकृति ही देती है। उस प्रेरणा पर हजारों वर्षों तक केवल चिंतन और मनन होता है। आखिर में मानव उसे निर्मित करने में सफल हो जाता है। प्रकृति अपने हेरक तरीका और स्वरूप से लाभ हो जाती है। दूसरी तरफ स्वार्थी मानव जो सब कुछ मुफ्त में अर्जित करने के बाद प्रकृति को नाना तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। कई बार जानबूझकर भी भूलवश भी हम उन कृतियों को
अंजाम दे देते हैं। यदि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो चाहिए कि प्रकृति की शुद्धता को बिगाड़ने की बजाय उसको संरक्षित करने पर अपना योगदान दें। तभी हमारी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखी जीवन का सफर साकार हो सकेगा। प्रकृति के मानव और अपर्यावरण पर जहाँ पेड़ पौधे हमें श्वास प्राण वायु फल फूल लकड़ी आदि देते हैं, इस परोपकार के बदले हमें निरंतर उनका विनाश करते जा रहे हैं। हम सब जीवी व्यवस्था जीवन में मानसिक आराम की सोचते हैं कि अमूनमान प्रकृति की सुंदरता अथवा उसकी गोद और रुक लेती है। मनोहरी प्रकृति की गोद में भी हमें शांति मिलती है। प्राकृतिक उम्र भर हमें सिखाती जाती है। शहरी के लोगों को प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते। उनके पेड़ गमलों में ही उगते हैं अथवा बगीचे ही नहीं उनके लिए पानी का स्रोत होता है। तालाब बाग बगीचे झील चंद्र शहरों में अधिक देखने को नहीं मिलता। कई स्थानों पर प्रकृति की सुंदरता के मध्य बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले गए हैं, जिन बेंगलुरु का एक बेली स्कूल भी है। इस स्कूल को प्रकृति की गोदी में वन्य जीवन तथा पेड़ पौधों के बीच स्थापित किया गया है ताकि बच्चे प्राकृतिक रूपी गुरु का ज्ञान अर्जित कर सके। हमें प्रकृति का संदेश भुला दिया है, जिसका परिणाम हमें नित्य बीमारियों और प्रदूषण के रूप में भुगतना पड़ रहा है। प्रकृति का ये संदेश क्या है? सूरज चांद जल पेड़ ये सभी प्रकृति का ही संदेश है, अतः इनमें से हमें जीवन में बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। सूरज और पेड़ पौधे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, चांद हमें शीतलता देता है, नदी तालाब झरनों तथा बादलों से हमें बहुमूल्य जल मिलता है। सूर्य पेड़ पौधों के भोजन बनाने में सहायक होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष और सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है तथा विटामिन डी देता है। प्रकृति का संदेश ये है कि सूरज जल पेड़ जल सभी प्रकृति का ही संदेश है, अथवा इनसे हमें जीवन में बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। सूरज और पेड़ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, चांद हमें शीतलता देता है, नदी तालाब झरनों और बादलों से हमें बहुमूल्य जल मिलता है। हमारे पेड़ भोजन बनाने में सहायक होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष और सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है और विटामिन डी देता है। हम जिस सुंदर ग्रह पर निवास करते हैं वह पृथ्वी है। रखता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि हम चिड़ियों की मधुर आवाज, मंद हवा की खनखनाहट, ताजी हवा की सनसनाहट, बहती नदी की आवाज आदि सुबह सुबह सुनी। मानव जीवन का अस्तित्व का आधार है प्रकृति। कभी मानव प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति व मानव एक दूसरे के पूरक हैं। अपने प्रकृति के बिना मानव का परिकल्पना करना आत्मा नहीं की जा सकती। बनाने के लिए कहने का तात्पर्य प्रकृति के द्वारा ही समूचे ब्रह्मांड की रचना की गई है। प्रकृति दो प्रकार की होती है, प्राकृतिकता और
प्रकृति और मानव प्रकृति। जीवन में प्रकृति में 5 तत्व और प्राकृतिक जल, भी बच्चे अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। प्रकृति के रूप में और मानव प्रकृति के मन में बुद्धि और अहंकार शामिल है। इस सुकून को वो कभी खोना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जे 5 महाभूतों और मन, बुद्धि तथा अहंकार जे 8 प्रकार के वेदों में वेल मेरी अपार प्रकृति है। ये महाबाबू, इस अपार प्रकृति के से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी पर प्रकृति को जन्म, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। वरदान किए कहने का तात्पर्य ये है, 8 प्रकार की प्रकृति समुच्चय का ब्रह्मांड सब कुछ है का निर्माण करती है। जो वेदों हमारे से वर्णित है कि मनुष्य का शरीर 5 भूतों यानी अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। जंगल, इन 5 तत्वों पहाड़, को ही विज्ञान भी मानता है। सूरज, अर्थात मानव चांद, शरीर प्रकृति के प्रकृति से बना है। प्रकृति के बगैर मानव अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मानव का मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्रकृति के संतुलित या संरक्षित करते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार साधन है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुण नहीं है। इसने इसकी आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया है सब प्रकृति से सीखकर ही किया है। न्यूटन जैसे महान विज्ञानियों का गुरु दक्षिण समेत की पाठ प्रकृति ने सिखाए हैं। तुझे कहीं तो वही कवियों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी। इसी तरह आम आदमी ने प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक रूप बदलाव किए। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। सूर्य जैसे पतझड़ का मतलब और रात के समय बैंगनी रंग का है। हमारा स्वभाव पेड़ भी का अंत नहीं। प्रकृति के अनुसार इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया है, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगता। आशावादी ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नहीं और नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। हम चांदनी वे तब तक ऐसा करते रहते रोशनी हैं में जब तक सफलता उन्हें महसूस मिल नहीं जाती। इस धूप इसी में तरह होगा और फलों से लदे महसूस करते हैं। मगर नीचे की ओर झुके कुदरत के पास पेड़ हमें परिवर्तनकारी सफलता शक्तियां हैं और प्रसिद्धि जो मिलने हमारे स्वभाव जो संपन्न होने के बावजूद विनम्र बीमारी से बाहर निकालने और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक सीते में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है। अगली पीढ़ी के लिए जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्षों को हमें सुपुत्रों के समान बताया गया है। काटना चाहिए। इसी कारण हमें अपने हमारे गलत जहाँ कार्यों में वृक्ष हाथ पूजने साधे की न दें। सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है वो जीना कि इंसान जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति का हमें अपने की सबसे बड़ी खासियत ये है के बारे में उन्नति कि वह अपनी चीजों का उपयोग स्वयं नहीं करती
जैसे नदी अपना जल जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती, लेकिन मनुष्य जब प्रकृति के अनावश्यक खिलवाड़ करता है तब उसे गुस्सा आता है। जैसे हम समय समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्य को सचेत करती है। जल, जंगल और जमीन विकास का पर्यावरण है। जल, जंगल और जमीन जब तक है तब तक मानव का विकास होता रहेगा। मानव जो छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसको मानव लेते हैं। जल, जंगल और जमीन से ही जीवन है। जीवन ही नहीं रहेगा तो विकास अर्थात बिजली, सड़क आदि किसी काम और हमेशा के नहीं रहेंगे। फिट रख सकती है। ये कहने से आश्चर्य नहीं होगा अपने कि समुदाय का स्वस्थ ही राष्ट्र की संपदा है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करने के लिए और उसकी मन को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन अंतरिक्ष पर्यावरण का हिस्सा है। जल, जंगल और जमीन बाहरी पर्यावरण का हिस्सा है। हर धर्म ने माना प्रकृति विनाश से विकास संभव नहीं। वैदिक संस्कृति का प्रकृति से अटूट संबंध है। जीवन में पूर्णता आवदा है। वेदों से प्रकृति संरक्षण अर्थात पर्यावरण से संबंधित अनेक सूक्तें हैं। वेदों में दो प्रकार के पर्यावरण को शुद्ध रखने का बल दिया गया है। अंतरिक्ष एवं ब्रह्म, सभी स्थूल वस्तुएं ब्रह्म एवं शरीर के अंदर व्यस्त सूक्ष्म तथा जैसे ही मानव एवं आत्म अंतरिक्ष पर्यावरण का हिस्सा है। आधुनिक पर्यावरण विज्ञान जीवन केवल ब्रह्म पर्यावरण शुद्धि पर केंद्रित है। वेद अंतरिक्ष पर्यावरण जैसे मानव एवं आत्मा की शुद्धि से पर्यावरण का अवधारण को स्पष्ट करता है। हमारी आंखें ब्रह्म पर्यावरण का कभी नहीं अवधारणा को स्पष्ट करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं पर्यावरण में से घटित होने वाली मानव सभी जाति घटनाएं मन से और घटित होने वाले विचार का प्रकृति के ही बीच प्रतिफल है। रिश्तों को लेकर भगवत गीता के अनुसार चंचल कहा गया हमारी भी है, कुछ जिम्मेदारी है। सूर्य ब्रह्म एवं अंतरिक्ष पर्यावरण एक दूसरे के अनुपाती है। जितना अधिक अंतरिक्ष पर्यावरण विशिष्ट मन शुद्ध होगा, ब्रह्म पर्यावरण उतना ही अधिक शुद्ध होगा। वेदों के अनुसार ब्रह्म पर्यावरण की शुद्धि हेतु मन का ही शुद्धि प्रति समर्पण है। इन तत्वों में किसी प्रकार के असंतुलित का परिणाम ही सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। वेदों में प्रकृति के प्रत्येक घटक को देख के स्वरूप प्रदान किया गया। प्रथम वेद ऋग्वेद को प्रथम मंत्र ही अग्नि को समर्पित है। देवता भी ऋतु की उत्पत्ति है और ऋतु के नियम से बंधे हुए हैं, जिस सूर्य को आकाश में स्थित रहता है। वेदों में वरुण को ऋतु का देवता कहा जाता है। वैसे तो वरुण जल के एवं समुद्र के देवता वरुणस्ते गोगा के रूप में जाना जाता है, परंतु मुख्यतः इसका प्रमुख कार्य इस ब्रह्मांड की सुचारू पूर्वक चालन है। ऋग्वेद में वनस्पतियों से पूर्ण वन देवी की पूजा की गई है। जो ग्लोबल अरनाई की पूजा करता है, जो कि हमारी दूसरी गतिविधि अब मैं वन देवी अरनाई की पूजा करता हूँ, जो कि मधुर सुगंध से परिपूर्ण है।
और सभी वन बस्तियों की माँ है और बिना परिश्रम किए हुए भोजन का भंडार है कि वृक्ष जीवन आत्मा को आत्मप्रोत होते हैं और मनुष्य भ्रांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तुलसी का पौधा मनुष्य को सबसे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण भी मौजूद है। पीपल के देवता मानकर भी उसकी पूजा नियमित इसलिए की जाती है क्योंकि वह अधिक मात्रा से ऑक्सीजन देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है, पवन गुरु पानी पिता माता दात महत अदात हवा, जो गुरु पानी को पिता तथा धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। अपादय प्रकृति हो या मानव निर्मित दोनों अवरोधों का मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी अपादय मानवीय असफलता का परिणाम होती है। मानवीय कार्य से निर्मित अपरिदा लापरवाही भूल जहाँ व्यवस्था की असफलता मानव निर्गति अपदा कहलाती है। एक प्राकृतिकता आबादा जैसे ज्वालामुखी विस्फोटक या भूकंप जो मनुष्य को सहन गति के बिना दोनों एक दूसरे के भयानक रूप धारण नहीं करते। मानव निर्मित आबादा में बम विस्फोट रासायनिक जैव रेस्टिवल न्यूट्रिशन रेडिएशन एवं आदि आबादें आती हैं। कोरोना महामारी जैविक आबादा का ही हिस्सा है। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना वायरस का संक्रमण इतना भयावह है कि इसमें पीड़ित मनुष्य उसकी मृत्यु शरीर के संपर्क से आने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19 वायरस के अधिक से अधिक देशों में फैलने से लोगों की अधिक चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ रही है, जिस वजह से डिस्पोजेबल फेस मास्क और अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप चिकित्सा अपशिष्टता भी बढ़ गया है। मिसाल के तौर पर चीन प्रयोग हुए फेस मास्क और मेडिकल कचरे से जूझ रहा है। सिर्फ चीन के वुहान से चिकित्सा अपशिष्टता की मात्रा एक दिन में 100 टन से अधिक है। विषय में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने आप को आइसोलेट अलग अलग कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिजली की खपत बढ़ गई। भारत में बिजली बांध के माध्यम से जल की ऊंचाई पर भंडारित करके तथा उससे निर्मित रूप में प्राइवेट से गुजार कर जल विद्युत पैदा की जाती है। भारत में जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 22% प्रकृति में हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपने हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नहीं देश से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। तब ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इसी तरह गुरु से हटकर नीचे की ओर पेड़ हमें सफलता और
एक छोटा सा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। धर्मों में कहा गया है कि जो मनुष्य ने वृक्ष लगाकर वे स्वर्ग में नहीं बल्कि फलता और फूलता है। इतने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष जबकि सबसे बड़ी समस्या वे अपनी जीवन में की जात हम अपने प्रकृति को सुंदर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण कर सकते हैं। जितना वृक्ष लगाएंगे उतना ही हमारी प्रकृति स्वस्थ होगी। यदि हम अनावश्यक पेड़ पौधों को काटेंगे तो प्रकृति भी क्षतिग्रस्त होगी और हम सब मानव में आ जाएं। प्रकृति का समान हम सब मानव से
हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं तथा जो कुछ हमें मिलता है अथवा हम पाते हैं वही इसी प्रकृति का हिस्सा है। स्वयं को सम्मिलित करते हुए हमारे आसपास पेड़ पौधे, पर्वत, जंगल, जीव जंतुओं से भी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं देखने को आती है। वे सब प्रकृति का हिस्सा है। मनुष्य के जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब प्रकृति से ही सीखते हैं व अर्जित करते हैं। इस लिहाज से नेचर हमारे लिए शिक्षक की भूमिका निभाता है। वे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, ज्ञान प्रदान करती है तथा जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए ज्ञान से भी प्रदान करती है। जो लोग शहरों अथवा नगरों में निवास करते हैं वे प्रकृति से पूर्ण रूप से कट जाते हैं। भारत के गांव में रहने वाला जनजीवन प्रकृति की सुंदरता तथा प्रकृति और मानव संबंधों की अच्छी तरह समझ सकता है। हम जो कुछ सीखते हैं उसकी प्रेरणा हमें प्रकृति से देती है। उदाहरण के लिए जब हवाई जहाज नहीं थे तो मानव पक्षियों को उड़ते देखकर उसके मन में उड़ने की इच्छा जगी और पक्षी के आकाश के हवाई जहाज का निर्माण उस प्रेरणा का एक आविष्कार के रूप में परिणत किया। मगर उससे पहले जो कई लोगों का प्रेरणा थी कि रामायण की चित में इस तरह के पुष्प विमान का उल्लेख मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ सीखते हैं अथवा बनाते हैं उसकी प्रेरणा हमें ज्ञान से हमें प्रकृति ही देती है। उस प्रेरणा पर हजारों वर्षों तक केवल चिंतन और मनन होता है। आखिर में मानव उसे निर्मित करने में सफल हो जाता है। प्रकृति अपने हेरक तरीका और स्वरूप से लाभ हो जाती है। दूसरी तरफ स्वार्थी मानव जो सब कुछ मुफ्त में अर्जित करने के बाद प्रकृति को नाना तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। कई बार जानबूझकर भी भूलवश भी हम उन कृत्यों को अंजाम दे देते हैं। यदि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो चाहिए कि प्रकृति की सुंदरता को बिगाड़ने की बजाय उसको संरक्षित करने पर अपना योगदान दें। तभी हमारी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखी जीवन का सफर साकार हो सके। प्रकृति के मानव और अपहरण पर जहाँ पेड़ पौधे वायु, फल फूल, लकड़ी आदि देते हैं। इस परोपकार के बदले हम निरंतर उनका विनाश करते जा रहे हैं। हम सब जीवी व्यवस्था जीवन में मानसिक आराम की सोचते हैं कि अमूल्यमान प्रकृति की सुंदरता अथवा उसकी गोद और रुक लेती है। मनोहरी प्रकृति की गोद में भी हमें शांति मिलती है। प्रकृति एक उम्र भर हमें सिखाती रहती है। शहरी के लोगों को प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते। उनके पेड़ गमलों में ही उगते हैं अथवा बगीचे ही नहीं उनके लिए प्रकृति का स्वरूप होता है। तालाब, बाग, बगीचे, झील अतिरिक्त शहरों में अधिक